Afternoon friends, now we started genetics basis of inheritance, that is Mendel's law and chromosomal basis of inheritance. कारण एक साधी गोष्ट आहे, जर आपल्याला लॉकडाऊन मध्ये नाईलाज असतं का असेना घरून शिकवणं भाग आहे, म्हणून हा व्हिडिओ तयार करून राहिलो. शेवटी व्हिडिओच्या एक प्रॉब्लेम देईल आणि तो प्रॉब्लेम आठवणीनं सोडवायचा. सर्वात पहिले जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा चॅप्टर आपण स्टार्ट करून आलो, कारण ऑलरेडी हा शिकवलेला आहे वर्गात. त्या दृष्टिकोनातून हा चॅप्टर कसा शिकायचा याचं एक एक स्टेप वाईज बिलकुल पुस्तक आपल्याला जे पाठवलेलं आहे PDF फाईलमध्ये त्याच्या पहिले स्टार्टिंग पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. सर्वात पहिले तुम्हाला कोपऱ्यात एक हे दिसणार आहे, म्हणजे कॉलम एक चौकोन दिसेल, त्याच्यात तुम्हाला वाचायचं आहे. त्याच्यात लिहिलेलं आहे युनो मध्ये पहिला पॉइंट व्हॉट इज हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन, दुसरा पॉइंट व्हॉट आर दी रोल ऑफ क्रोमोझोम इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तर पहिले क्रोमोझोम म्हणजे काय आपण हे क्लिअर करू. क्रोमोझोम म्हणजे कलर बॉडी. सुटॉन आणि बोहरी या शास्त्रज्ञांनी सर्वात पहिले मायक्रोस्कोपच्या खाली जेव्हा त्यांनी सेल पाहिली तेव्हा लक्षात आलं की काहीतरी कलर सारखे धागे न्यूक्लियस मध्ये आहेत. त्या कलरच्या धागेले क्रोमो म्हणजे कलर आणि सोमा म्हणजे बॉडी असं नाव देण्यात आलं. आणि मग त्याच्यावर कितीतरी रिसर्च होत गेला. मग त्याच्यानंतर असं लक्षात आलं की जेव्हा हे क्रोमोझोम वेगळे होतात ते कंडिशन म्हणजे मिओसिस. आपण सेल डिव्हिजन मध्ये शिकलेला, मिओसिस मध्ये क्रोमोझोम वेगळे होतात. आणि जेव्हा सेल डिव्हिजन मध्ये एका क्रोमोझोमचा दुसरा क्रोमोझोम बनते तर एस फेज मध्ये ते डबल होते आणि ते क्रोमोझोम जसेचे तसे तयार होतात. हे मायटोसिस मध्ये शिकलेला, कारण सेल डिव्हिजन शिकवलेला आहे. आता राहिला प्रश्न कशाचा की क्रोमोझोम म्हणजे काय, क्रोमोझोम असतो कसा, क्रोमोझोम कशा प्रकारे नियंत्रित करते हेरिडिटीला, हे सर्व आपण विचारात घेणार आहोत. तो पहिले क्रोमोझोम कसे हेरिडिटी कंट्रोल करते या विषयावरून आपण समोर जाणार आहोत. आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये त्याचा हेरिडिटी कंट्रोल करायचा रोल काय. क्रोमोझोम हा प्रकार काय पहिले याचा आपण लक्षात घेऊ. क्रोमोझोम हे दोन धागेनं बनलेले आहेत. मी इथं दोन धागे काढून दाखवून राहिलो. हे दोन धागे, त्याच्या मधात एक सेंट्रोमियर जाणून मोठं काढून राहिलो जेणेकरून सहज दिसलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. याच्या मधात सेंट्रोमियर, यालाच कायनेटोकोर म्हणतात. ऍक्च्युअली हे क्रोमोझोम नसतात. जेव्हा नॉर्मल सेल इंटरफेज मध्ये असते तेव्हा क्रोमोझोम नसतात, क्रोमॅटिन असतात. क्रोमॅटिन नेटवर्क हे लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर त्याचा क्रोमोझोम बनतो. कसा बनतो हे शिकवलेला आहे. न्यूक्लिओलस डिझॉल्व झाला, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिझॉल्व झालं, त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिझॉल्व झाल्यानंतर क्रोमॅटिन रिझॉल्व झाले. सेल डिव्हिजन मध्ये आठवत असेल तर क्रोमॅटिन मटेरियल डिझॉल्व झालं. क्रोमॅटिन मटेरियल जसं रिझॉल्व झालं तशा प्रकारे यातले धागे पूर्ण सायटोप्लाझम म्हणजेच सेल सॅप मध्ये स्प्रेड झाले. स्प्रेड झालेले धागे कंडेन्स झाले डिहायड्रेशन, म्हणजे यातलं पाणी निघून गेलं आणि धागे झाले कंडेन्स, म्हणजे पॅक होत गेले, म्हणजेच पिरगाळत गेले. मग त्याच्यानंतर तयार झाला क्रोमोझोम. क्रोमोझोम म्हणजे दोन क्रोमॅटिड एकत्र येऊन तयार झालेला जो प्रकार आहे त्याला आपण डायड किंवा क्रोमोझोम असं नाव देऊ. डायड किंवा क्रोमोझोम. मग हे क्रोमोझोम पहिले तर डबल होतात मायटोसिस मध्ये, म्हणजे एका सेल मधून दुसरे. हे आता माहित पडलं. जुन्या काळात या क्रोमोझोमच्या विषयी काही माहिती नव्हतं, कारण सर्व अंदाज असंच जात. हेरिडिटी कोण नियंत्रित करते तर आपले फिजिकल कॅरेक्टर नियंत्रित करतात, म्हणजे आपण काय खातो त्याच्यामुळे आपली हेरिडिटी नियंत्रणात येते असं लक्षात घेतलं होतं. पण नंतर हळूहळू लक्षात आलं की नाही, हेरिडिटी याच्यामुळे नियंत्रित होत नाही. हेरिडिटी हे गॅमिट पुढच्या पिढीत जातात. म्हणजे कसे, कारण मेल गॅमिट म्हणजे स्पर्म, फिमेल गॅमिट म्हणजे एग, हे एकत्र येऊन झायगोट तयार होते. कारण हळूहळू रिसर्च वाढत गेला, म्हणजेच संशोधन पुढे वाढत गेलं. संशोधन पाने तो एकदम सिंपल कंडीशन है, ध्यान में रखना कि जैसे ही रिसर्च बढ़ते गया आगे वैसे ही
माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप के बाद सेल दिखी, सेल के बाद न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस के अंदर के बारीक धागे दिखे, और धागों के हिस्से ही आगे की जनरेशन बनती है, क्योंकि सबसे पहले जायगोट से आगे का इंडिविजुअल बनता है, ये प्रूव हो गया। इसके बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप है, मगर हमको अभी ग्रेगर जॉन मेंडल का लॉ पढ़ना है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में पीछे का प्रीवियस सिर्फ निकालना है, ताकि आपको बताना है बेटा कि आगे क्या करना है। उस हिसाब से सिर्फ क्रोमोसोम क्या है ये बताने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्रोमोसोम आपको समझेगा तो ही। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहते हैं, वो लीनियर फैशन में, माने तो यहाँ पे एक जीन है, इसके बाद बी है, सी है, ये धीरे धीरे डिस्कवरी के इससे, धीरे धीरे रिसर्च के इससे मालूम होते गए। और फिर इस रिसर्च को जैसे ही उन्होंने समझ लिया कि अरे ये धागे ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तब कुछ ध्यान में आ गया कि ये धागे क्या और किस तरीके से नियंत्रित करते हैं। मगर ये आज का रिसर्च, पहले तो मैंने क्लियर बताया था कि ये कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए हम क्रोमोसोम क्या है इसलिए पढ़ रहे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, अब अगर ये क्रोमोसोम मैंने निकाला, ये दूसरा क्रोमोसोम मैंने निकाला, ये देखो इसके शरीर का ही दूसरा है क्रोमोसोम, ये इसके शरीर का ही है, ये क्रोमोसोम सिमिलर है, ये दो सीधे क्रोमोसोम सिमिलर है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मिनिमम बेसिक है ग्रेगर मेंडल के लिए। जो 10th में आपने पढ़ा है उसको रिकवर करके निकाल रहे, जो 10th में आपने पढ़ा है उसको रिकवर करके निकाल रहे। अब ये क्रोमोसोम अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, वो होते हैं मियोसिस में, काय में अलग होते हैं मियोसिस में, और काय में डबल होते हैं माइटोसिस में। मगर डबल होके डबल जैसे ही होते हैं तो आधे आधे इमीडिएटली कर दिए जाते हैं मेटाफेज में। ये अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो समझा सकता हूं, नहीं तो बेटा नहीं। इसीलिए सेल डिवीजन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के निकालना, ताकि मैं जैसे आगे की वीडियो लोड करूंगा तब ये बेसिक मेरे को बहुत जरूरी रहेगा ये आपको समझाने के लिए। अब हम आगे जाते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, यहां तक अब कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब हाइब्रिड कैसे बनते हैं ये भी मैंने पढ़ाया था। ये एक झाड़ लिया, समझो हमने ये टॉल प्लांट लिया, दूसरा झाड़ लिया, समझो हमने ये डार्क प्लांट लिया। इस झाड़ के पोलन ग्रेन इसके ऊपर और उस झाड़ के पोलन ग्रेन इसके ऊपर, इसको हमने क्रॉसिंग बताया था, ये हम 10th में पढ़े हैं। क्रॉसिंग करने के बाद इस झाड़ को एक फली नहीं बहुत सारी फलियां लगती है, उस फूल से एक फली बनती है मगर बहुत सारी फलियां भी लगती है, और उस फूल से बने वाले फली के बीज कलेक्ट किए गए और ये बीज हाइब्रिड नाम से जाने गए। और ये जो पहले झाड़ यूज किए थे इनको हमने पेरेंट्स बोल दिया, और उसके बाद जो बाद में के झाड़ मिले उसको हमने F1 जनरेशन बोला। और फिर ये F1 जनरेशन पेरेंट्स वगैरह ये मोराविया के रीजन में जो हेंजनडॉर्फ है वहां पे जन्म लेने वाला ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक्सप्लेन करके गया। अब उसने इतने सही तरीके से इस बात को रखा, वही बात लॉज ऑफ हेरिडिटी के नाम से जाने लगी। अब ये लॉ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मगर पहले जो कंसेप्ट बताया था कि क्रोमोसोम क्या है ये मालूम होना जरूरी है। अगर क्रोमोसोम क्या है यही मालूम नहीं है तो आगे हम जा नहीं सकते। इसीलिए डू यू नो ये जो कॉलम दिया है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो ज्यादा टाइम चले गया तो चलेगा, मगर एक एक एक्सप्लेन करना जरूरी है, अदरवाइज मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं फास्ट जाऊंगा, नॉर्मल स्टूडेंट को समझेगा भी नहीं मैं क्या कर रहा हूं और क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। और इसी वजह से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले बात बताई थी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या किया, किस तरीके से बने, कहां पे रहते हैं, और सबसे पहले तो हमारे जिंदगी की शुरुआत एक जायगोट से होती है। ये बात जिसकी क्लियर है उसको ही हम आगे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक है काय का इनहेरिटेंस का, और वही हम पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है
जायगोट कैसा बनता है ये तो इजीली मालूम है, एक स्पर्म आके मिलता है, ये हो गया मैन में। और अगर जायगोट कैसे बनता है प्लांट में, तो पोलन ग्रेन ओहुल के पास गैमिट भेजता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के बाद जायगोट बनता है, ये फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ा है। अब एक और कंसेप्ट हमने इंटरेस्टेड पढ़ा है कि एक सेल से दूसरी सेल कैसी बनती है, तो ये हमने दो टाइप सेल डिवीजन के पढ़े हैं, एक का नाम माइटोसिस, दूसरे का नाम मियोसिस। अब माइटोसिस से जैसी की वैसी सेल बनती है क्योंकि क्रोमोसोम डबल और बाद में आधे आधे, ये कंडीशन। और मियोसिस में तो क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, और आधे आधे हुए वाले क्रोमोसोम जब दो गैमीट मिलते हैं तो जितने के उतने ही रख दिए जाते हैं माइटोसिस करने के लिए जायगोट में। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नहीं तो एक सिंपल से लाइन के ऊपर इतना टाइम नहीं गंवाता था, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते आता है, मगर ये बेसिक है, ये 10th का है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आगे का मैं आपको कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। इसीलिए पहला होमवर्क मैंने आज का आपको दिया, 10th का मेंडल्स लॉ एक बार पढ़ लीजिए, 10 के सेल डिवीजन के बारे में पढ़ लीजिए, और दूसरी कंसेप्ट वहां पे 10th में आपको एक और बात बता दी थी कि जो हाइब्रिड्स है वो कैसे तैयार होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन प्लांट का ये भी 10th में आपको पढ़ाया गया है। तो फ्लावर के पार्ट मैं आज का प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, मेरे को सभी फ्लावर के पार्ट चाहिए चार्ट में बना के, मेरे को फ्लावर के चार्ट में बना के पार्ट चाहिए। आज का प्रॉब्लम ध्यान में रखना, मेरे को फ्लावर के चार्ट में पार्ट्स बताने, चार्ट बना के किस तरीके से फ्लावर में कौन से पार्ट है, कौन से वर्ल है, और कौन से फ्लावर में पार्ट है। और एक क्वेश्चन आखिरी का, इसका आंसर मेरे को चाहिए, एवरी वर्ल ऑफ द फ्लावर इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, बट एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर इज नॉट द वर्ल ऑफ फ्लावर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये सभी स्टूडेंट मेरे को रिप्लाई करके देंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट ये रिप्लाई करके देंगे। अब मैंने आपको इंटरेस्टेड बात बता दी है कि फ्लावर के पार्ट ये करने, ये काय के लिए, सच्ची में ये आपको जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये बेसिक किए बगैर मैं आगे का एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये तो मालूम होने चाहिए कि मैं कितने जनों तक पहुंच रहा हूं, मेरे को ये तो क्लियर होने चाहिए कि मेरे को कितने रिप्लाई देते हैं। और जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, पिछले बार मैंने प्रॉब्लम जब दिया था तब 10% स्टूडेंट के पास या तो मोबाइल नहीं है या तो एंड्रॉइड नहीं है, और अगर है एंड्रॉइड तो उनका पेरेंट्स का है। तो इसीलिए बाकी जिनके पास नहीं है उन तक किसी तरीके से इसको पहुंचाओ ताकि वो अच्छी तरह से मेरे को समझ सके। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, एवरी फ्लोरल whirl is the part of flower, but every part of flower is not the floral whirl. Is this statement true or false? मेरे को इसका आंसर सभी स्टूडेंट से चाहिए, मेरे को इसका आंसर सभी स्टूडेंट से चाहिए। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा?